नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग 9 अगस्त 2025 में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग थ्योरी प्लस MCQs करेंगे। MCQs में क्या देखेंगे कि जो उसका पहला दिन का जो करंट अफेयर्स हुआ था उसका टोटल 20 क्वेश्चन का इसमें MCQs करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, चैनल पे अगर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है आज का। देखिए यहाँ पे क्या है कि बायोचार की क्षमता क्या है। देखिए, भारत का जो कार्बन बाजार है वो बायोचार जैसी CO2 निष्कासन तकनीकों पर निर्भर रहने की उम्मीद है, जो जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह बायोमास स्रोतों अर्थात लकड़ी के कीस पौधों के अवशेष, खाद या अन्य कृषि अपशिष्ट उत्पाद से उत्पन्न काला कार्बन है, जिसका उद्देश्य जो है बायोमास कार्बन को अधिक स्थिर रूप यानी कार्बन पृथक्करण में परिवर्तित करना है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या है कि ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई की है, जो ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा और भ्रष्टाचार की जांच में जवाबदेही सुनिश्चित करने के बीच संतुलन स्थापित करती है। 2018 के संशोधन के माध्यम से प्रस्तुत धारा 17 सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना लोक सेवकों के विरुद्ध किसी भी पुलिस जांच या फिर जांच पर रोक लगाती है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या कि दिल्ली विधानसभा भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बन गई। देखिए, दिल्ली विधानसभा जो है अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। 500 किलोवाट का एक रूफ टॉप सोलर प्लांट चालू किया गया है। यह जो उपलब्धि है हासिल करने वाली दिल्ली भारत की पहली विधानसभा है। विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। उसके बाद जान लीजिए कि ये जो है ना राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कागज रहित विधायी कार्य को बढ़ावा देता है। यह केंद्र सरकार की एक राष्ट्रीय एप्लीकेशन पहल का हिस्सा है। उसके बाद अगला क्या कि 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भारत की बुनाई विरासत का जश्न मनाता है। देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। पहली राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था। इसकी आधिकारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। 2025 का विषय जो हैंडलूम एम्पावरिंग वीमेन एम्पावरिंग द नेशन है। यह 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक है और यह जो आंदोलन है बंगाल विभाजन के विरोध में था। उसके बाद अगला क्या कि भारत का व्यावसायिक विश्वास सूचकांक तेजी से बढ़कर 149.4 पर पहुंचा। देखिए, अप्रैल से जून 2024-25 में व्यावसायिक विश्वास सूचकांक जो है बढ़कर 149.4 हो गया। यह पिछली तिमाही के 139.3 से बढ़कर 149.4 हो गया था। यह डेटा जो है NCAER के व्यावसायिक अपेक्षा सर्वेक्षण से लिया गया है और यह BCI 4 मुख्य घटकों पर आधारित है। 60% से अधिक उत्तरदाताओं ने सभी 4 क्षेत्रों में सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी है और यह जो है भारत के व्यावसायिक दृष्टिकोण में व्यापक आशावाद को दर्शाता है। उसके बाद अगला क्या कि मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 107वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। देखिए, मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया है। उसके बाद जान लीजिए कि यह जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा पेरिस में COP21 के दौरान की गई थी। इस गठबंधन का जो उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देना है और यह सौर ऊर्जा के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त पोषण लागत को कम करने पर केंद्रित है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन विकसित और विकासशील दोनों देशों में सतत ऊर्जा अपनाने का समर्थन करता है। अगला क्या है कि पंजाब समावेशी न्याय के लिए सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगा। देखिए, पंजाब किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सांकेतिक भाषा दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों को सूचीबद्ध करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह कदम पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत आने वाले मामलों पर भी लागू होगा। इसका जो उद्देश्य है वाणी या श्रावण बाधित बच्चों के लिए संचार संबंधी कमियों को दूर करना है और इसका जो उद्देश्य है दिव्यांग बच्चों के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार लाना है। उसके बाद अगला क्या कि BEML मध्य प्रदेश में वंदे भारत कोच का निर्माण करेगी। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई BEML मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया में वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच का निर्माण करेगी। यह जो पहल है वो मेक इन इंडिया और मेक इन मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण का समर्थन करती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस परियोजना का घोषणा किया
और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो इसकी आधारशिला रखेंगे। उसके बाद अगला क्या है कि संसद ने समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तटीय नौवहन विधेयक पारित किया है। देखिए संसद ने तटीय नौवहन विधेयक 2025 पारित कर दिया है और यह जो विधेयक भारतीय जल क्षेत्र में तटीय व्यापार में शामिल जहाजों को नियंत्रित करता है और इसका जो उद्देश्य है वो तटीय नौवहन से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना है और यह जो तटीय नौवहन क्षेत्र में घरेलू भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इसका जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय सुरक्षा और वाणिज्य के लिए नागरिकों के स्वामित्व वाला तटीय बेड़ा बनाना है। अगला क्या कि लोकसभा ने 2025 के लिए मणिपुर जीएसटी और विनियोग विधेयक पारित किया है। देखिए लोकसभा ने मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। यह जो विधेयक है मणिपुर जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन करता है, वो एक अध्यादेश का स्थान लेता है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के कारण यह अध्यादेश आवश्यक था। संशोधन के बिना राज्य जीएसटी परिषद के द्वारा अनुमोदित जीएसटी परिवर्तनों को लागू नहीं कर सकता है और यह जो संशोधन है वो सुनिश्चित करता है कि मणिपुर नई कर योग्य वस्तुओं पर जीएसटी एकत्र कर सकी। उसके बाद अगला क्या कि अन्नपूर्णा देवी ने महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए सीलिट्स 2 का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में सीलिट्स 2 का उद्घाटन किया और यह जो कार्यक्रम है वो संयुक्त राष्ट्र महिला भारत कार्यालय के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला है। सीलिट्स जो है संयुक्त राष्ट्र महिला का प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम है और इसका जो उद्देश्य है वो राजनीतिक और सार्वजनिक नेतृत्व में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। सीलिट्स महिलाओं को नेतृत्व के लिए कौशल, नेटवर्क और आत्मविश्वास से लैस कराता है। उसके बाद अगला क्या कि म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का 74 वर्ष की आयु में निधन। देखिए म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का 74 वर्ष की आयु में ने टी ताओ में निधन हो गया और उन्हें पार्किंसंस रोग और अन्य तंत्रिका संबंधी समस्याओं का पता चला था। वह जुलाई 2024 से चिकित्सा अवकाश पर थी और यू मिंट स्वे ने मार्च 2016 में उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। राष्ट्रपति यू विन मिंट की हिरासत के बाद फरवरी 2021 में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। के बाद देखिए यहाँ पे क्या आईएफसी और एचडीएफसी भारत में $1 अरब के हरित किफायती आवास कोष का सह संचालन करेंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स के साथ मिलकर जो है वो $1 अरब का रियल एस्टेट फंड स्थापित कर रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है, भारत में किफायती हरित आवास को बढ़ावा देना है। एच ड्रीम फंड में आईएफसी का $15 करोड़ का निवेश अन्य निवेशकों से $85 करोड़ जुटाने में सहायता करेगा और यह जो फंड है वो हरित भवन मानकों को लागू करने वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगा। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि पर्यावरण प्रभाव आकलन पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 20,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाली परियोजनाओं, चाहे वे औद्योगिक हो, शैक्षणिक हो या फिर अन्य, को पर्यावरण प्रभाव आकलन 2006 व्यवस्था से छूट नहीं दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि SEIA और SET परियोजना स्तरीय पर्यावरणीय आकलन के लिए सक्षम प्राधिकारी बने रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या कि विश्व व्यापार युद्ध, इस जोखिम ने अब तक कोई चेतावनी क्यों नहीं दी है। देखिए वैश्विक व्यापार परिदृश्य में भूचाल आ गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने आक्रामक टैरिफ फिर से लागू कर दिए हैं। कुछ टैरिफ जो है 50% तक पहुंच गए हैं, जिन्हें पारस्परिक टैरिफ कहा जाता है। विश्व ने रणनीतिक संयम बनाता है। लगभग सभी अमेरिकी व्यापारिक साझेदारी अब 10% से 10% के बीच टैरिफ का सामना कर रहे हैं, जबकि एशियाई देशों पर यह औसतन है 22.1%। उसके बाद क्या कि भारत को 2026 बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया। देखिए भारत 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में मुख्य अतिथि होगा। फिल्बो 1988 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, जिसका आयोजन कोलंबियाई बुक चैम्बर और कॉन्फेडरियास के द्वारा किया जाता है। यह स्पेनिश भाषी विश्व के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है और 2025 में 37वें संस्करण में भारत की राष्ट्रीय पुस्तक ने पहली बार भारतीय पुस्तकों की एक सामूहिक प्रदर्शनी प्रदर्शित की है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेविंग छात्रवृत्ति शुरू की है। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक नई छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी है और इस योजना का जो शीर्षक है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी सेविंग उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। यह मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में 1 वर्षीय मास्टर डिग्री प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है और यह जो योजना है वो शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में शुरू होगी और 3 वर्षों तक चलेगी। उसके बाद अगला क्या है कि इजराइल जो है गाजा शहर पर कब्जा करेगा। युद्ध समाप्त करने के लिए 5 सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।
देखिए, इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा शहर पर कब्जा करने के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और मंत्रिमंडल ने गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए 5 सिद्धांत अपनाए हैं और इजरायली रक्षा बल गाजा शहर पर नियंत्रण की तैयारी करेंगे। मानवीय सहायता युद्ध क्षेत्रों के बाहर पहुंचाई जाएगी। मंत्रिमंडल ने वैकल्पिक योजनाओं को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया है कि वे हमास के हार या बंधकों की वापसी सुनिश्चित नहीं करेगी। उसके बाद अगला क्या कि 18 की विक्टोरिया मोम्बको ने ओसाका को हराकर कैनेडियन ओपन जीता। तो कनाडा की विक्टोरिया मोम्बको 18 ने नाओमी ओसाका को 2-6, 4-6 और 6-1 से हराया। यह मोम्बको का पहला WTA 1000 खिताब था जो उन्होंने कैनेडियन ओपन में घरेलू मैदान पर जीता था। नाओमी ओसाका 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन है और इस जीत के साथ मोम्बको WTA रैंक नंबर 25 पर पहुंच गई है जो उनके कैरियर की सर्वोच्च रैंकिंग है। आगामी US ओपन में उन्हें पहली बार वरीयता दी जाएगी। उसके बाद क्या कि अमित शाह ने सीतामढ़ी में 883 करोड़ की जानकी मंदिर योजना शुरू की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास का उद्घाटन किया जिसे देवी सीता का जन्मस्थान माना जाता है। परियोजना का जो लागत है वो 882.87 करोड़ से अधिक है। इसका उद्देश्य एकीकृत मंदिर विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। परियोजना का जो अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि परिसर की तर्ज पर होगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम इस परियोजना का क्रियान्वयन करेगा। उसके बाद क्या कि WHO ने हेपेटाइटिस D वायरस को मनुष्य के लिए कैंसरकारी घोषित किया है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन और IARC ने हेपेटाइटिस D वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी के रूप में पुनर्जीवित किया है। यह वायरस HBV और HCV के साथ मिलकर लीवर कैंसर के ज्ञात कारणों में शामिल हो गया है। HDV केवल HBV वाहकों को संक्रमित करता है और यह संक्रमण से लीवर कैंसर का खतरा 2 से 6 गुना तक बढ़ जाता है। 75% दीर्घकालिक HDV मामलों में 15 वर्षों के भीतर लीवर सिरोसिस विकसित हो जाता है और HDV के लिए कोई अलग टीका नहीं है, ठीक है। और HBV टीकाकरण जो है मात्र रोकथाम विधि है। उसके बाद अगला क्या कि ओला उबर को टक्कर देने के लिए सहकारी समितियां भारत टैक्सी ऐप लॉन्च करेगी। देखिए, भारत नामक एक नई टैक्सी सेवा 2025 के अंत तक शुरू की जाएगी और मल्टी स्टेट सहकारी टैक्सी को ऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा शुरू की गई है। अधिकृत पूंजी जो 300 रुपये करोड़ पूर्णतः सहकारी क्षेत्र के द्वारा वित्त पोषित, कोई सरकारी हिस्सेदारी नहीं है और 8 प्रमुख सहकारी समितियों के द्वारा समर्थित है। 200 ड्राइवर दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से 50-50 पहले ही शामिल हो चुके हैं। उसके बाद क्या कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को सार्वभौमिक बैंक बनने के लिए RBI की मंजूरी मिल गई। देखिए, RBI ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। AU मूल रूप से AU फाइनेंसर्स का था और इसे 2015 में स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला था और इसने अप्रैल 2017 में SFB का संचालन शुरू किया। AU जो है RBI से ऐसी मंजूरी पाने वाला पहला SFB बन गया है और यूनिवर्सल बैंक का दर्जा व्यापक संचालन की अनुमति देता है। इसके बाद अगला क्या कि PM मोदी ने खाद्य व शांति हेतु वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार शुरू किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार का शुभारंभ किया। जो पुरस्कार है विशेषतः विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि में योगदान के लिए दिया जाता है और प्रथम प्राप्तकर्ता नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर एरेनारी जी ने नाइजीरिया में भूखमरी कम करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। चलिए अब इसके पहले दिन हुए करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन का MCQ देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्तरकाशी में खीर गंगा नदी में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। इस अचानक बाढ़ से कौन सा गांव प्रभावित हुआ? तो देखिए, धराली गांव प्रभावित हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है कि 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो देखिए, यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू कर रही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मार्च 2025 में RBI के वित्तीय समावेशन सूचकांक का मान कितना है? तो देखिए, 67.0 ये है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों को नीतीश कुमार ने आसान किया है। एक शिक्षक अंतर जिला तबादले के लिए कितना जिलों की चुनाव कर सकता है? तो 3 जिलों का। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि अन्नू रानी ने 2025 में पोलैंड मीट में भाला फेंक में कितने थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो 62.59 मीटर के साथ जीता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि समुद्री माल ढुलाई विधेयक 2025 किस वर्ष के कानून की जगह ले रहा है? तो 1925 की जगह ले रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो देखिए, नरेंद्र मोदी ने किया। अगला क्वेश्चन क्या है कि UPI के दैनिक लेन देन ने पहली बार 700 मिलियन को किस तारीख को पार कर लिया? तो 2 अगस्त 2025 को कर लिया।
अगला क्वेश्चन क्या है कि रिफाइनरी क्षेत्र में भारत का पहला 5G CNPN लागू करने के लिए किन दो कंपनियों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो BSNL और NRL ने किया है। उसके बाद अगला क्या कि भारत ने विश्व खेल 2025 में 17 सदस्य दल भेजा, कहाँ पर? तो चीन में भेजा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में यकृत एक्टोपिक गर्भावस्था के दुर्लभ मामले की सूचना कहाँ से मिली? तो कहाँ से मिली है? तो देखिए बुलंदशहर से मिली। उसके बाद क्या कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में निकेल, कॉपर और PGE जमा पता चला है? तो देखिए महासमुंद में पता चला है। उसके बाद अगला क्या कि भारत रूस आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग कार्य समूह का 11वां सत्र जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक नए जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में लोगों पर बाढ़ के प्रभाव को शामिल किया गया है। तो बताना है कि यहाँ पे गंभीरता सूचकांक कि DFSI किस संस्थान ने विकसित किया है? तो देखिए IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने किया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा में विपक्षी विरोधी के बीच मर्चेंट शिपिंग विधेयक पारित किया गया। मर्चेंट शिपिंग संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य क्या है? तो देखिए वैश्विक सम्मेलनों के अनुसार समुद्री कानून का आधुनिकीकरण करना ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कि ललित कला अकादमी ने कला की 64वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कलाकारों के सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पहल के साथ किया। राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में कौन सी नई सुविधा शुरू की गई थी? तो देखिए पुरस्कार विजेता कलाकृतियों की बिक्री ये हो जाएगा। अगला क्या है कि वैश्विक AI शहर सूचकांक 2025 में किस भारतीय शहर को सबसे ऊंचा स्थान मिला है? तो देखिए कौन हो जाएगा? तो ये बेंगलुरु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारतीय हथकरघा क्षेत्र में कार्बन मूल्यांकन पर एक पुस्तक का शुभारंभ किया। इस पुस्तक पर किस IIT ने सहयोग किया है? तो IIT मद्रास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेरठ में राष्ट्रीय साधारण सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना पर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। यहाँ पे बताना कि NMMSS किस वर्ष शुरू किया गया था? तो देखिए 2008 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि द वॉकिंग डेड की अभिनेत्री केली मै का 33 वर्ष की आयु में निधन हो गया। केली मै की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो ग्लियोमा के कारण हुई थी। ठीक है, तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन करंट अफेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।